तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई के मंथ की। जुलाई 2026 का जो मंथ है, अगर आपका मकर लगन का चार्ट हो तो किस प्रकार से आपके लिए बीतने वाला है, किस प्रकार से आप इस मंथ को अपने लिए प्लान कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको गोचरीय स्थितियां नजर आ रही हैं आपके लगन चार्ट में, कुछ ऐसे ही ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है वो जुलाई मंथ के दौरान भी रहने वाली। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे और देखेंगे कौन सा ग्रह कब वक्री होने वाला है या कहाँ गोचर करने वाला है। हालांकि जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति है उसके हिसाब से आप अपने कैरियर, अपने फाइनेंशियल कंडीशन, अपने मैरिज या रिलेशनशिप या संतान पक्ष के लिए कैसे कैसे प्लानिंग इस मंथ में कर सकते हो। तो हम सबसे पहले अब गोचरीय स्थितियों पर विचार कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी हम विचार कर लेते हैं गोचरीय स्थितियों पर। गोचरीय स्थितियां किस प्रकार से जुलाई मंथ के दौरान रहने वाली हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य की इस गोचर के दौरान, और सूर्य लगभग 16 जुलाई तक गोचर करेंगे मिथुन राशि में। इसके बाद ये प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में आगे बढ़कर। बुध का गोचर 7 जुलाई से मिथुन राशि में होगा और ये वक्री स्थिति में रहेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो शुक्र के गोचर को तो 4 जुलाई से ये सिंह राशि में आ रहे हैं और लगभग पूरे महीने यहाँ गोचर करेंगे। मंगल का गोचर रहेगा वृषभ राशि में, वहीं बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर में रहेंगे और शनि का गोचर मीन राशि में ही अभी रहने वाला है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 1 जुलाई को आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं पर राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं। जहां पर राहु कुंभ राशि में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु भी आपको सिंह राशि में ही गोचर में दिखेंगे। फिर स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ आपके लग्नेश से और देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जुलाई का मंथ रहने वाला है। तो सबसे पहले शनि के बारे में विचार करेंगे। शनि आपके लग्नेश होने के साथ साथ दूसरे घर के विषय में, और शनि इस समय गोचर में चल रहे हैं तीसरे भाव में। लेकिन इस बार शनि के लिए यहाँ पर एक खास बात है कि गुरु की यहाँ दृष्टि है ऑलरेडी। तो गुरु की दृष्टि होने से शनि के परिणाम इस समय काफी बेटर होंगे आपके लिए। जो भी लोग अपना कोई अध्यापन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जो भी लोग अपना विदेश जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं या अपने दम पे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए गोचर काफ़ी सपोर्ट करेगा। तीसरे घर में वैसे शनि आपको काफ़ी मेहनत करवाते हैं, लेकिन अब क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो शनि पर है और शनि उन्हीं के घर में ट्रांजिट में है। लेकिन शनि यहाँ दूसरे घर के भी लॉर्ड है। दूसरे घर के लॉर्ड होने से यहाँ आप अपनी फैमिली के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हालांकि अपने जो भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं या पड़ोसी हैं, उनके साथ थोड़े बहुत आपके रिलेशंस कभी कभी खराब रह सकते हैं। यहाँ पे शनि थर्ड हाउस में आ गए तो आप लगभग अपने प्रत्येक कार्य के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस नजर आएंगे। प्रत्येक काम पर आप फोकस बहुत अच्छा करेंगे और पूर्ण तरह आप डेडिकेटेड रहेंगे। शनि यहाँ है तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालेंगे पंचम घर पर। पंचम घर पर अब क्योंकि शनि गुरु से प्रभावित होने की वजह से यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो उतना ज्यादा आपको नुकसान भी नहीं करेंगे। और यहाँ फिर मंगल गोचर कर रहे हैं, तो मंगल आपको पंचम के लिए काफी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन फिर भी शनि आपको अच्छा डेडिकेशन देंगे संतान पक्ष के लिए, अपनी क्रिएटिव स्किल्स के लिए। इसके साथ साथ कोई भी आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो उस निर्णय विशेष को लेकर भी आप काफ़ी सीरियस रहेंगे। तो इस मंथ में आपकी प्लानिंग्स पहले की तुलना में थोड़ी ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। आपका एफर्ट भी काफ़ी बेटर हो सकता है। तो आपका कोई भी पर्टिकुलर काम है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड काम है, कोई आपने बड़ी रिस्क ली है लाइफ में, या कोई भी अन्य प्रकार का कार्य, आप उसको काफ़ी अच्छे से अंजाम देते हुए नजर आएंगे। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके नवम घर पे। देखिए नवम घर पे भी शनि का दृष्टि आपको काफ़ी फेवर करेगा। मुख्य रूप से ऐसा शनि आपको हायर स्टडीज के लिए फेवर कर सकता है, आपको विदेश जाने, किसी अदर स्टेट में ट्रेवल करने के लिए। इसके साथ साथ शनि यहाँ पर आपको फेवर करेंगे मेनली आपका आध्यात्मिक पर्पज के लिए। आध्यात्मिक पर्पज के साथ साथ आपको धार्मिक विषयों में भी रुचि बढ़ेगी। और क्योंकि शनि मीन राशि में है, मीन राशि आध्यात्म की ही राशि है, और अगर देखा जाए शनि का जो नवम भाव पे प्रभाव है, तो आप अपने गुरुजनों से, इवन अपने पिता से थोड़ी बहुत गाइडेंस इस समय में ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। शनि यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो हालांकि भाग्य के मामले में आप हो सकता है उतने ज्यादा अच्छे ना दिखें इस मंथ में, क्योंकि जो आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है बुध, वो भी इस समय वक्री रहेगा। तो भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब उस पर आपको डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं। आप अपने खुद के एफर्ट से या खुद के प्रयासों से ही जो कुछ करना चाहें वो करें। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है ट्वेल्थ हाउस पे। ट्वेल्थ हाउस पे शनि का दृष्टि आपको काफी फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ शनि है जो गुरु से प्रभावित है, और जो आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं वो भी गुरु ही हैं, और गुरु उच्च की स्थिति में है गोचर में। और देखे जाए तो इस प्रकार से जिन लोगों का भी फॉरेन में ऑलरेडी सेटलमेंट है, या जिन लोगों का कोई फॉरेन से इनकम सोर्स है, इनकम आती हो आपको फॉरेन से, फॉरेन अगर आप जाना चाहते हैं अगले कुछ महीनों में, तो आप यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं। शनि आपको रात्रिकालीन समय में भी काफी ज्यादा सीरियस बनाए रखेंगे, तो आप अपना प्रोफेशनल लाइफ पे ज्यादा ध्यान इस समय दे सकते हैं। साथ में जो लोग अभी विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं अगले 2-4 महीनों में, 5-6 महीनों में, तो आपके वो कार्य सारे बन सकते हैं।
लेकिन मुख्य तौर पे क्योंकि शनि लग्नेश और दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से वो आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन देने वाले हैं जो भी आप काम करेंगे, तो आपकी प्लानिंग काफ़ी बेटर हो इसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। साथ ही ऐसा शनि है तो आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाने के साथ साथ खुद पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी देगा। उसके बाद यहाँ पे गुरु के बारे में विचार करते हैं। गुरु आपके तृतीय और चार्ट में वो 12वें घर के लॉर्ड हैं। गुरु इस समय उच्च की स्थिति में है, सप्तम भाव में आ गए गुरु। तो गुरु का जो प्रभाव है, सबसे पहले अगर मैरिज के लिए देखा जाए तो आपके एंगेजमेंट और मैरिज होने के प्रबल चांसेस बन रहे। साथ में यहाँ गुरु आपकी जो पर्सनल छवि है, जो लोगों के मध्य आपकी जो एक इमेज है, उसको बेटर करेंगे। आपका पब्लिकली डील करने का कोई भी कार्य है, चाहे आप लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, या लोगों के साथ कोई भी पैसे का लेन देन करते हैं, आप कोई भी वस्तु का लेन देन करते हैं, आप मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हैं, या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट रिलेटेड कार्य से जहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो उस प्रोडक्ट विशेष या सर्विस विशेष के माध्यम से, तो यहाँ पर जो गुरु हैं वो मुख्य तौर पे आपको इन मामलों में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। गुरु चंद्र की राशि कर्क में है, तो गुरु यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं। गुरु क्योंकि ड्यूअल प्लैनेट है और चंद्रमा के घर में आ गए, तो आपका इमेजिनेशन अच्छा काम करेगा, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और क्योंकि लग्नेश भी यहाँ स्वयं यहाँ गुरु के ही घर में गोचर में है, तो गुरु के प्रभाव इससे और ज़्यादा आपके फेवर में होने के चांसेस हैं। अब जो जीवन साथी है वो थोड़ा डोमिनेटिंग इस समय में आपको दिख सकता है, अगर आपका गुरु बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में चार्ट में बैठा हो तो। इस हिसाब से देखा जाए तो जिन लोगों की मैरिज वगैरह में डिले चल रहा है उनका डिले दूर होगा। साथ ही आपका अगर कोई बिजनेस है, अभी कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नया आप शुरू करना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। गुरु का यहाँ से फिर दृष्टि रहेगा आपके 11th हाउस पे। देखिए 11th लॉर्ड इस मंथ में काफ़ी अच्छी स्थिति में है, जहाँ पर वो आपके क्योंकि पंचम में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, तो गुरु के प्रभाव की वजह से यहाँ के परिणाम काफ़ी शुभ मिलेंगे आपको। और क्योंकि मंगल की स्वयं की यहाँ दृष्टि भी है, तो आपकी जितनी भी अपेक्षाएं हैं, जो भी आपकी स्वयं से आशाएं हैं, वो पूरी होती नजर आएंगी और उसके लिए आपके प्रयास भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते नजर आएंगे। गुरु का यहाँ से फिर लगन पर दृष्टि पड़ेगा। लगन पर दृष्टि का पड़ना मुख्य तौर पे आपको सोच अच्छी देगा, काफ़ी पॉजिटिव सोच देगा। इसके साथ ही आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा और आपको आपके ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा गुरु। इस हिसाब से हर प्रकार के उम्र के व्यक्ति के साथ आपके लिए डील करना आसान होने वाला है। साथ ही आप अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का परिचय अपने कार्यों में आसानी से दे सकते हैं। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है यहाँ शनि पर, यानी आपके थर्ड हाउस पे। अब वैसे तो देखा जाए तो गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह है, लेकिन वो अपने नीच के घर पे जब यहाँ प्रभाव डाल रहे थे, वो शनि का ही ग्रह है, यानी मकर राशि। और यहाँ पर गुरु शुभ ग्रह होने के नाते अब अपने यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो वो लगन पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं डालेंगे। भले ही गुरु के लिए ये उनका नीच का घर हो, और क्योंकि लग्नेश भी तो गुरु के ही घर में इस समय गोचर कर रहे हैं। अब जो गुरु का दृष्टि शनि पर है, इस वजह से शनि के प्रभाव या शनि के परिणाम आपके बहुत ही ज्यादा फेवर में होने के चांसेस है। तो परिणाम अभी तक ये है कि शनि अभी तक आपके कार्यों में काफी डिले कर रहे थे, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा था, मेहनत आपकी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन आपको उस वे में रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे जिस वे में आना चाहिए। तो यहाँ गुरु से आपको अब सर्वाधिक रूप से सपोर्ट मिलने की संभावना है। साथ ही साथ थर्ड हाउस में कोई भी आपके जन्म के समय का ग्रह बैठा है, उसको आप जरूर चेक कर लीजिए। तो गुरु का जो रिजल्ट है इस गोचर के दौरान बहुत ही ज्यादा आपको फेवर करने वाला है। फिर देखते हैं मंगल को। मंगल आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड है। मंगल आ रहे हैं पंचम में। तो जो भी लोग शेयर बाजार वगैरह में डील करते हैं, जो भी लोग सट्टा लॉटरी वगैरह में डील करते हैं, वो काफ़ी सतर्क रहें। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, और क्योंकि ऐसा मंगल जो अपने घर को प्रभावित कर रहा है, तो आपकी अपेक्षाओं को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। तो आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी तो उस हिसाब से हो सकता है रिजल्ट ना आए। ये थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। मंगल यहाँ पे फिर वो क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड स्वयं हैं, तो धन संपत्ति के लिए मंगल की स्थिति बेटर तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर आप जितने लालची होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती जाएगी। मंगल का दृष्टि सबसे पहले यहाँ पर रहेगा अष्टम पे। देखिए वैसे अष्टम में शुक्र और केतु का गोचर है, बट मंगल क्योंकि केतु से यहाँ संबंध बना रहे हैं दृष्टि संबंध के थ्रू, तो यहाँ उतना ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए शुक्र और केतु के कंजक्शन से। और मंगल यहाँ आपके अष्टम भाव को एक्टिवेट जरूर कर देंगे, क्योंकि वो अपनी एनर्जी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये रिश्तों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है आपके, विशेषकर इन लॉज की फैमिली के साथ। और अगर आपका अभी अभी नया मैरिज है, अभी अभी 1 डेढ़ साल में अगर आपका मैरिज हुआ है, तो थोड़ी सावधानी आपको ज़्यादा बरतनी होगी। यहाँ पे जो मंगल की दृष्टि है वो आपको अष्टम भाव के लिए एक्सप्लोरेशन करने के लिए अच्छी क्षमता देगा। इसके साथ साथ अष्टम भाव से जुड़े हुए मामलों में आपकी अपेक्षाएं काफी तेजी से बढ़ेंगी। आपके लिए कोई भी जटिल से जटिल विषय को समझना, उसके बारे में जानना और सीखना आसान होगा। मंगल का दृष्टि फिर होगा अपने ही घर पे।
देखिए, जब जब भी मंगल वृषभ में गोचर करते हैं, तो वो धन संपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ मंगल का जो घर है, वो आपका 11वां घर भी है उनके पास। तो मंगल यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एक तो उनका घर है और अपने से बिल्कुल ऑपोजिट बैठे हैं, तो वो यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो एकदम से उनकी एनर्जी यहाँ फ्लो होने लगेगी काफ़ी तेज़ी से। अब जो मंगल है वो धन संपत्ति के मामले में आपकी काफ़ी सहायता कर सकते हैं इस समय में। आपको नए-नए आइडियाज़ डेवलप करके दे सकते हैं, साथ ही आपको बहुत ज़्यादा उग्रता दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छी कैपेसिटी दे सकते हैं कोई भी हार्ड वर्क करने के लिए या निर्णय लेने के लिए। साथ-साथ में आपको ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा उग्र बनाएगा। उग्र बनाने के साथ-साथ आपको साहसिक क्षमता अच्छी मिलेगी, कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो नेटवर्क में विस्तार होना तय है। आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लगातार लोगों के सामने आते हैं, लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आते हैं, तो मंगल का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। फिर मंगल की दृष्टि आ जाती है 12th हाउस पे। देखिए, मंगल की यहाँ दृष्टि होगी तो फॉरेन से आपको फायदा होने के चांसेस है। अगर आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन है नहीं, तो आपको कुछ खर्चे जो पेंडिंग रह गए उनके होने के चांसेस है। तो मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे शुक्र की स्थिति को। शुक्र क्योंकि पंचमेश और आपके चार्ट में वो 10वें घर के लॉर्ड है। शुक्र फिलहाल गोचर कर रहे हैं अष्टम में, जहाँ पर वो केतु के साथ रहेंगे। अब केतु सारी की सारी शुक्र की एनर्जी को अपने में समाहित कर लेंगे, तो शुक्र यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। तो आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू नहीं कर रखा, आपका अगर जॉब वगैरह है, तो आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन जॉब में हो सकती है और आपको ऐसा लग सकता है कि आप जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, या बॉस का व्यवहार अच्छा नहीं है, कलीग्स का व्यवहार अच्छा नहीं है, और आपको हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उतना सपोर्ट या सैलरी ना मिल पा रहा हो। तो यहाँ क्योंकि अब 10th हाउस के लॉर्ड स्वयं शुक्र हैं, तो कुछ हद तक ऐसी डिससेटिस्फेक्शन कैरियर को लेकर जरूर सामने आ सकती है। यहाँ पे शुक्र का इंपॉर्टेंस आपकी मैरिज और रिलेशनशिप के लिए भी है, साथ ही आपकी लव अफेयर्स वगैरह के लिए भी। लेकिन मंगल यहाँ जो आपका पंचम घर है, जो कि शुक्र का घर है, उसको तो काफ़ी एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ 10वें घर के लिए। तो 10वें घर में देखिए, आपके जन्म के समय का क्या कोई प्लैनेट यहाँ पे स्थित है। अब जो यहाँ पे शुक्र आ गए, शुक्र यहाँ काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि केतु ने इनकी सारी एनर्जी अपने में समाहित कर ली। अब वैसे तो शुक्र का प्रभाव सेकंड हाउस पर भी है, लेकिन सेकंड हाउस में यहाँ पे राहु स्थित है। राहु स्थित होने से राहु सेकंड हाउस को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राहु के मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पर आपको धन संपत्ति में उतार चढ़ाव और काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन केतु और शुक्र में से शुक्र यहाँ उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे बेसिकली, क्योंकि शुक्र काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। कमज़ोर होने की वजह से अब आपकी वाणी, आपका खान पान, रहन सहन, वो शुक्र से उतना ज़्यादा प्रभावित होते हुए नहीं दिखेगा आपको। उसके बाद देखते हैं बुध को। बुध आपके छठे घर के लॉर्ड और आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। बुध यहाँ पे अब स्वयं भी वक्री रहेंगे, तो लगभग अगर इनकी स्थिति को देखा जाए 7 जुलाई से मिथुन में ये रहने वाले हैं। यहाँ पे लेकिन सूर्य का सपोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा है। सूर्य बुध के मामलों में आपको काफ़ी सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ बुध के स्वयं के घर में भी है। अब बुध के वक्री होने से आपको बुध से रिलेटेड कार्यों के लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ सकता है, थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा लग सकती है। करियर में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बुध अपने स्वयं के घरों में वैसे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते भी हैं, और क्योंकि यहाँ सूर्य का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य बुध पर रहेगा वक्री होने के बावजूद भी, इसलिए यहाँ पे आपको सूर्य से ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए। अब ये ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन में बुध हालाँकि बहुत सारे ऑप्शंस आपको किसी भी काम के लिए दे सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन-सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए, या आप कौन-सा ऑप्शन चुनें, इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रह सकती है। अब यहाँ से फिर जो बुध हैं, क्योंकि वो 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और 9th हाउस को जो ग्रह देख रहे हैं उनमें शनि सर्वप्रमुख है, और यहाँ पे फिर आपको अपने भाग्य से कुछ लाभ ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। खुद के प्रयासों से ही बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। तो यहाँ सूर्य ज़्यादा सपोर्टिव है। सूर्य और बुध फिर आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन जाते हैं। जब भी कोई कंपटीशन फाइट करने की बात आती है, आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, कोई पेनल्टी वगैरह लगाई गई है सरकार के द्वारा, या कोई भी ऐसी समस्या हो उसके लिए भी, तो यहाँ पे सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहने या सूर्य का डोमिनेटिंग प्रभाव रहने से कैरियर के लिए फिर भी अच्छा है। फिर देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके सप्तमेश है, और चंद्रमा स्टार्टिंग में रहेंगे मकर राशि में, जहाँ पर वो आपको देखेंगे आपके लगन में। लगन में चंद्रमा का होना कुछ हद तक आपको उतना ज़्यादा इमोशनल तो नहीं बनाएगा, बट प्रैक्टिकल आप थोड़े ज़्यादा रहेंगे। आपके सामने सोचने या विचार करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे। उन ऑप्शंस में से कौन सा आपका बेटर ऑप्शन है, इसमें आपको गुरु हेल्प कर रहे हैं। चंद्रमा उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, जहां वो राहु के साथ होंगे। चंद्रमा का राहु के साथ आना आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी बढ़ा सकता है, विशेषकर फैमिली और लाइफस्टाइल को लेके। इसलिए अगर आप गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। यहाँ पर ओवर एक्सपेक्ट करते हैं अपने रिश्तों से या अपने फैमिली से, तो भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा जो चंद्रमा आ गया, वाणी पर कुछ हद तक काफ़ी इमोशनल इफेक्ट डालेगा वो, और वाणी को काफ़ी प्रभावशाली बनाएगा।
चंद्रमा दूसरे घर में आ गए तो फैमिली रिलेशंस, खान-पान, रहन-सहन, आपके खर्चे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएँगे। तो आप अपनी फैमिली से थोड़े अटैच अवश्य होंगे, भले ही हो सकता है फैमिली वालों के साथ उतना ज़्यादा स्मूथ आपका रिलेशन ना हो। फिर चंद्रमा आ रहे हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में चंद्रमा के आने से आपका एफर्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि शनि से चंद्रमा प्रभावित रहेंगे हर स्थिति में, तो आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस, एंग्जायटी ये सब डेवलप हो सकती है आप में। उसके बाद यहाँ सूर्य को देखते हैं। सूर्य अष्टमेश है। अष्टमेश होकर सूर्य सर्वप्रथम गोचर में है छठे घर में, जहाँ पर वो आपको करियर में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, भले ही वो बुध के साथ और उन्हीं के घर में भी है। तो बुध के घर में जब जब भी सूर्य होता है वो काफ़ी अच्छा सपोर्टिव एक प्लैनेट के तौर पे होता है। तो सूर्य आपको विदेश यात्रा करने, आध्यात्मिक टूर वगैरह करने, आपको रिसर्च वगैरह करने के लिए जो भी ट्रैवलिंग आप करेंगे उसके लिए काफ़ी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आपका रिलेशन काफ़ी बेटर होगा पार्टनर के साथ। यहाँ पे जो सूर्य हैं, अब सूर्य करियर और आपके आर्थिक मामलों के लिए ही सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। फिर सूर्य आ रहे हैं सप्तम में। सप्तम में सूर्य आने के बाद पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा आपके लिए। 16 जुलाई के बाद से यहाँ सूर्य आ रहे हैं सप्तम में, तो ये आपके मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन, आपकी रेस्पेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। फैमिली और बाकी अदर लोगों के साथ भी आपका रिलेशन काफ़ी बेटर दिखेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य काफ़ी फास्ट मूविंग है गुरु की तुलना में, इसलिए वो गुरु पर अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे सूर्य का प्रभाव गुरु पर बढ़ेगा वैसे वैसे आप में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा। यहाँ फिर गुरु के प्रभाव काफ़ी बेहतर दिखेंगे आपको, गुरु काफ़ी स्ट्रांग दिखेंगे, पॉजिटिव दिखेंगे। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रभाव गुरु पर पड़ेगा ये आपके कंपटीशन फाइट करने के लिए ज़िंदगी में अच्छा है। कोई भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, पार्टनर को खुद को कुछ इश्यूज हैं, उन मामलों में सूर्य काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव प्लैनेट बन जाएगा सप्तम भाव में गुरु के साथ आने की वजह से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन हैं, कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। यहाँ पे हम राहु और केतु के गोचर के लिए कोई भी खास चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है और अभी गोचर में इनकी कोई बदलाव हुआ भी नहीं है वैसे भी। तो सबसे पहले आपके लिए मकर लगन वालों के लिए देखें तो देखेंगे अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में आपके लिए 8 से 11 तारीख तक, फिर 14, 15, फिर 21, 22 ये दिन बहुत ही बेटर निकल के आ रहे हैं। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको काफ़ी व्यवधान आ रहे हैं, कोई भी समस्याएं आ रही हैं, आपकी समस्याओं के साथ साथ आपको कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पर आपके लिए प्लानिंग करना आसान नहीं है, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए। फिर कौन कौन से ऐसे दिन आ रहे हैं इस मंथ में आपके लिए जो काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाले हैं। देखिए चंद्रमा जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो 12 और 13 को ये स्थिति बनेगी। 12 और 13 को आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, साथ साथ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग स्थितियां होंगी, विशेषकर रूटीन वगैरह को लेकर। 12 और 13 को आपके लिए आपके जो खर्चे हैं वो भी काफ़ी बढ़ेंगे, आपके लिए कुछ पेंडिंग खर्चे भी काफ़ी तेजी से बढ़ सकते हैं, तो एकदम से आपके ऊपर बर्डन आ सकता है। फिर चंद्रमा आएंगे लियो में। चंद्रमा जो लियो में आएंगे 16 और 17 को आएंगे, ये आपके स्टम में रहेंगे। यहाँ कुछ आर्थिक रूप से बदलाव आपकी लाइफ में सामने आ सकता है। आर्थिक बदलाव के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली जो आपका सोचना है, जो विचार करना है, जो डिसीजन लेना है, उसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है। चंद्रमा फिर आ रहे धनु में, और धनु में वो 26 और 27 को रहेंगे। ये आपके 12वें घर में रहेंगे, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप हो सकता है रात्रि को सो नहीं पाए अच्छे से, आपको नींद को लेकर दिक्कत हो सकती है, कुछ कुछ आप सपने देख सकते हैं इस समय में। चंद्रमा 12वें घर में आ रहे हैं तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अपने आप को फील करेंगे, आप आध्यात्म की तरफ जाने के लिए सोचेंगे, अपने रिश्तों से थोड़ा डिटेच भी हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम वाले दिन है। फिलहाल हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।